Hello everyone. Today I am going to discuss a very important concept, that is the concept of remainder. Okay. From these topics, almost every year questions came in UPSC, and it is very important to understand this concept in very in depth. So let us move towards the class so that we can start our topic. Okay. तो हम इसमें देखते हैं कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर, जैसा मेरा मेन टॉपिक क्या था, कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिमाइंडर क्या है. ठीक है. तो रिमाइंडर एक्चुअली होता क्या है. जैसे मान लीजिए सपोज कोई नंबर है, कोई नंबर मान लीजिए कि सपोज हमारे पास 23 है. ठीक है. 23 को अगर मैं सपोज 5 से डिवाइड करता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, 5 से. ठीक है. तो 5 4 का कितना होता है, 20, और रिमेनिंग क्या बचा, 3. ठीक है. अब देखिए इसमें अलग अलग सबका क्या है, अलग अलग नेम है. ठीक है. जैसे इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्वोशंट. ये क्या है, ये हम इसको बोलते हैं क्वोशंट. ठीक है. ये क्या होता है, इसको डिविडेंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड, जिसमें डिवाइड करते हैं, ये होता है डिविडेंड. ठीक है. ये होता है इसको, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइज़र. ठीक है. डी आई एस ओ आर, डिवाइज़र होता है. तो ये जो हमारे पास बचता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिमाइंडर. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं. जिसमें डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं. जो रिजल्टिंग नंबर मतलब होल नंबर जो आता है, जो कम्प्लीटली चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं. और बाकी जो रिमेनिंग बचा, जो मतलब बच जाता है, ठीक है, कम्प्लीटली ड्यूज होने से जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे हमने अभी सपोज कितना लिया है, 23 लिया है. ठीक है. तो 23 में मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया है. और मैंने ये कहा कि 5 4 द 20, और रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया. अच्छा. अब 23 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, अगर 23 को मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये क्या होगा, ये 5 × 4, 5 × 4 प्लस कितना, 3. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिविडेंड हो गया, जो क्या हो गया, डिविडेंड जो हो गया, डिविडेंड जो हो गया वो क्या हो गया, डिवाइज़र. डिवाइज़र, डिवाइज़र कितना, 5 है, इंटू क्वोशंट, इंटू क्वोशंट. क्वोशंट कितना है, 3 है, प्लस क्या, प्लस आ गया यहाँ से रिमाइंडर. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ गया. ये ऑलवेज फॉलो होगा जब भी हम डिवाइड करेंगे किसी उसमें, तो ऑलवेज फॉलो होगा. ठीक है. तो हम किसी भी नंबर में डिवाइड करें, सपोज 37 है, 37 में हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 9 का कितना, 36. तो इसमें क्या, इसमें अगर मैं पूछूं कि क्वोशंट कितना होगा, क्वोशंट कितना होगा, तो क्वोशंट यहाँ पे क्या आया हमारे पास, 9. ठीक है. डिवाइज़र क्या है यहाँ पे, डिवाइज़र हमारे पास क्या है, डिवाइज़र है 4. ठीक है. रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये 1 है. और इस केस में डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये है 37 है. यहाँ से एक एक चीज़ नोट करिए कि जब हम किसी उससे डिवाइड कर रहे हैं, जब हम डिवाइडर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा, जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन डिवाइज़र. यहाँ पे डिवाइज़र 4 है, तो इससे और रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज लेस होगा. 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता. क्योंकि 4 होगा तो 4 1 4, एक बार चला जाएगा. ठीक है, 0 हो जाएगा. तो जैसे देखिए अगर मैं 352 लेता हूँ या 358 लेता हूँ, ठीक है, सपोज मैं इसमें 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 7 5 से कितना हो गया, 35. ये 0 0, यहाँ पे 8 आया, 7 1 7.
यहाँ पे कितना आया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया इस केस में भी। ठीक है, तो 756 अगर मैं 356 लेता हूँ सपोज, ठीक है, तो इसमें मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 7 5 से कितना, 35। ठीक है, 0 0 और यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 6 आ गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम रिमाइंडर कितना हो सकता है, इस केस में 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो डिवाइजर इससे कम ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर जस्ट मैं एक नॉर्मल केस लेता हूँ, सपोज एक ज़्यादा एक मैं बढ़ाता हूँ इसमें, तो मैं नंबर लेता हूँ 357, तो जैसे ही एक बढ़ेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड करिए, 7 5 दे कितना, 35, 0 0 यहाँ पे 7, अब 7 1 से कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो मैक्सिमम रिमाइंडर इस केस में क्या हो सकता है, अब 6 तक, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 होगा तो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट किया कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर जो होगा इज लेस देन, किससे होगा, डिवाइजर से होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। ये सारे कॉन्सेप्ट का भी आगे क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना सब। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन क्या होगा, डिवाइजर होगा। ये दो एग्जाम्पल से आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। ठीक है, रिमाइंडर कैन बी जीरो, हाँ अगर कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे सपोज मैं छोटा एग्जांपल ले लो, 12 लेता हूँ, 12 में अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 3 से कितना हो गया, 12 हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। ठीक है, अच्छा अगर रिमाइंडर जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या, इससे हम दो चीज़ जो है यहाँ से वो निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है, इफ रिमाइंडर इज जीरो, देन, ठीक है, देन पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे, द डिविडेंड इज कॉल्ड, या कैन बी सेड टू बी, इज कॉल्ड एज मल्टीपुल, मल्टीपुल ऑफ डिवाइजर। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। और सेकंड और क्या कह सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि द डिवाइजर, द डिवाइजर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ, इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड को हम कहेंगे कि मल्टीपुल है, और डिवाइजर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये फैक्टर है। अब एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, जस्ट वही छोटा सा एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। ठीक है, मैंने क्या लिया था, 12 लिया था, 12 में किससे डिवाइड किया था, 3 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो 3 4 का क्या आया था, 12 आया था, रिमाइंडर केस में क्या आया था, 0 आया था। अब इसको हम ये कहेंगे कि जो 12 है, 12 इज ए मल्टीपुल ऑफ, इज ए मल्टीपुल ऑफ कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या होगा, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब ये है कि जब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 12 आएगा। ठीक है, 12 की 3 की टेबल में 12 इंक्लूड, 3 4 सा 12। ठीक है, मल्टीपल ऑफ मतलब ये है कि इसकी जब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे तो ये नंबर इसमें इंक्लूड होगा, कहीं ना कहीं आएगा। अगर मैं कहूँ 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, वो भी होगा, क्योंकि 3 5 से 15 होता है। अगर मैं कहूँ कि 33 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 11 से 33, वो भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, द डिवाइजर इज कॉल्ड ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 3 इज ए फैक्टर, फैक्टर ऑफ कितना है, 12 पर। मैंने जब फैक्टर बढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या है, 0 है। ठीक है, तो वही दोनों बात सेम है, अगर दोनों स्टेटमेंट इस टाइप से आता है तो दोनों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर होती है तो फिर कमेंट कीजिए, फिर मैं जो है इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। हालांकि होना नहीं चाहिए, ईजी है। ठीक है, तो हम
तो यहाँ से क्लियर हुआ कि इफ रिमाइंडर इज ज़ीरो मतलब एग्जैक्ट डिवीजन है, द डिविडेंड इज सेट टू बी मल्टीपल ऑफ डिवाइजर एंड ऑल्सो द डिवाइजर इज सेट टू बी द फैक्टर ऑफ डिविडेंड। ठीक है, दोनों पॉइंट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, रिमाइंडर डिपेंड्स ओनली ऑन डिवाइजर नॉट ऑन द क्वोशंट। ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जैसे अगर मैं सपोज 32 है, ठीक है, 32 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ या 3 से डिवाइड करूँ या सपोज 7 से डिवाइड करता हूँ मैं, 7 से, तो जो रिमाइंडर होगा यहाँ पे 7 4 से कितना हो गया 28। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4 हो गया। कह रहे ये जो रिमाइंडर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये डिवाइजर पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा ये, डिवाइजर पे करेगा, मतलब रिमाइंडर ये 7 पे डिपेंड करेगा। इट विल डिपेंड ऑन 7 नॉट ऑन 4। ठीक है, क्वोशंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए कि 32 है, 32 में अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 3 द 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कि ये डिवाइजर चेंज हुआ हमारा, ये जब यहाँ पे 7 था तो रिमाइंडर कितना आया 4 आया। अब यहाँ पे डिवाइजर चेंज हुआ कितना, तो ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो क्वोशंट चेंज हो रहा है लेकिन क्वोशंट पे इसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्वोशंट 4 आ रहा है, यहाँ पे क्वोशंट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो रिमाइंडर इज लिंक टू द किससे, डिवाइजर से। ठीक है, ये डिवाइजर हमारा चेंज हुआ तो रिमाइंडर क्या हो गया, चेंज हो गया। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, ये बेसिक था बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है। कह रहा है कि इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आया है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल एफ एक्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं पॉलिनोमियल। जस्ट इसलिए बता रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं और क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ, दैट दैट कंसिस्ट ऑफ क्या होता है उसमें, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, फर्दर ये एक क्या होता है, कंबाइंड बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कंबाइंड बाय, कंबाइंड बाय एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब उसमें सम डिफरेंस होके जो है कुछ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ठीक है, जैसे सपोज मैं लेता हूँ 3x की पावर, 3s की पावर 5, ठीक है, प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है, -9 लेता हूँ सपोज। अब ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल, अब देखिए अब स्टेटमेंट पढ़िए, ए पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब इसमें सम भी है और डिफरेंस भी है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स इसमें क्या है, वेरिएबल्स में क्या चीज़ वेरी कर रही है। ठीक है, क्या चीज़ वेरी कर रही है, तो इसमें वेरिएबल्स क्या है, एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, और क्या वेरिएबल है इसमें, वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या हो गई, ये एक्स और वाई क्या हो गई, ये वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है इसमें, 9 क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, कंबाइंड बाय एडिशन, कंबाइंड बाय एडिशन। ठीक है,
सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन भी है, और मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके भी कोई टर्म आ सकता है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉलिनॉमियल। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस केस में, इस केस में करेंगे फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का। एक्स वाई मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ठीक है। इसमें एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3x⁵ प्लस 8y² माइनस 9, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं कोई लूँ, अच्छा ये जो थ्री इसमें है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये पावर है, इसमें इसमें कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट इस केस में क्या हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। ये जो पावर है, ये जो पावर है 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्लास 9th में होगा, एनसीईआरटी क्लास 9th में, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस में जो है हमारे पास क्या है, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10th लेवल, ठीक है। तो ये सब पता होना ज़रूरी है, मतलब कभी भी अगर पैटर्न चेंज होगा और क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तो ये ऐसा ना नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है आउट ऑफ रीच है, ठीक है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। तो ये कोफिशिएंट हो गया, पावर जो है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल के साथ इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें मैंने दो वेरिएबल क्यों लिखा, क्योंकि एक्स और वाई फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये क्या हो गया, 3x⁵ प्लस 8y² माइनस 9। अच्छा अगर खाली मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं खाली लिखूं एस के फॉर्म में, जैसे 3x³ ठीक है, प्लस 8x², ठीक है, और जो है माइनस 5x+2, एक में। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एफ एक्स लिखूंगा। एफ एक्स क्यों लिखूंगा, क्योंकि खाली इसमें एक ही वेरिएबल, खाली एक्स वेरिएबल है, ठीक है। ये बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये पॉलिनॉमियल है। क्या है, पॉलिनॉमियल। पॉली मतलब क्या, ढेर सारा, बहुत, मेनी, ठीक है। नॉमियल मतलब नेम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक। तो ये पॉलिनॉमियल क्लियर हुआ। इसमें क्या है, ये क्या है, ये हमारा कोफिशिएंट है। अगर मैं इसमें पूछूं कोफिशिएंट कौन कौन सा कोफिशिएंट्स होगा इसमें, तो कोफिशिएंट्स क्या हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, और क्या हो गया, -5 हो गया, ठीक है। और इसमें पूछूं एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट यहाँ पे हो गया आपका पावर 3 हो गया, 2 हो गया, और एक्स की पावर क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अगर मैं कहूँ इसमें कांस्टेंट क्या होगा, तो कांस्टेंट क्या होगा इसमें, कांस्टेंट होगा +2, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। इतना जानना ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा इन डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कि अगर एफ एक्स, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं कोई दूसरा पॉलिनॉमियल ले रहा हूँ, ये 3x+5 है, ठीक है। तो मैं पूछूं कि f1 की वैल्यू क्या होगी, f1। अब f1 मतलब क्या हो गया, कि x यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे f1 जो हो जाएगा, हम सिंपली जो है x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 3 × 1 + 5, ये क्या हो गया, 8, ठीक है। इसमें अगर जैसे मान लीजिए कि अगर मैं f3 पूछूं, f3 क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 3 × 3 + 5, ये कितना हो गया हमारे पास, 14 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, पॉलिनॉमियल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, ठीक। तो देखिए, अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, कि इफ ए पॉलिनॉमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई x - a, देन रिमाइंडर विल बी fa, ठीक है। जैसे, जैसे कह रहे हैं कि अगर एक एग्जाम्पल है कि एक पॉलिनॉमियल है एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस x+5। अभी मैंने बताया पॉलिनॉमियल क्या होता है, कह रहे हैं कि जब x-1 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो एक मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको आप लोग खुद ही करेंगे। एग्जाम्पल ये है, कह रहे हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू जो है, सपोज 5x⁵, ठीक है, -3x, ठीक, और +1 है, ठीक है। इफ, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, इफ डिवाइडेड बाई x - 1, x - 1,
then the remainder will be, then the remainder will be, ठीक है। तो हमारा वो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि जब भी हम इसको, अगर हम एफ एक्स कोई फंक्शन है, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ एक्स माइनस ए से, ठीक है, तो जो रिमाइंडर हो जाता है, जो रिमाइंडर क्या होता है, ये होता है एफ ए होता है, क्या होता है, एफ ए होता है। तो एफ ए मतलब क्या, एक्स माइनस ए की यहाँ पे क्या, एक्स माइनस वन है, तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, ठीक है। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन आया तो एफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एफ वन क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर है, अभी देखिए फाइव एक्स स्क्वायर है, और क्या है, माइनस थ्री एक्स है, माइनस थ्री एक्स प्लस वन है। तो एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन हो जाएगा मतलब फाइव इंटू वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फाइव वन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, माइनस थ्री प्लस वन, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव वन सिक्स माइनस थ्री कितना, थ्री। इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये हो गया रिमाइंडर कितना आ गया, थ्री, ठीक है। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट एग्जाम्पल टू ले रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि सपोज इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ठीक है, माइनस नाइन, ठीक है। इफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, then what will be the remainder, then what will be the remainder, ठीक है। तो अभी जस्ट रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ एक्स है को एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स एफ ए हो जाएगा, ठीक है। क्या कहता है कि अगर एफ एक्स है, इसको जो है एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं, तो जो रिमाइंडर क्या हो जाता है, रिमाइंडर जो हो जाता है वो हो जाता है एफ इन एफ ए। ए कैसे आया, ये ऐसे है, एक्स माइनस ए को हम जीरो पुट किए, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास ए आ गया, ठीक है। ठीक आया समझ में। तो ऐसे इस केस में क्या है कि एक्स माइनस टू से डिवाइड किया गया, तो एक्स माइनस टू से जब डिवाइड, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, टू। तो हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है एफ टू की वैल्यू, ठीक है। तो अभी देखिए हमने बताया था कि एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस नाइन। तो एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ टू की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, टू का क्यूब माइनस टू इंटू टू स्क्वायर प्लस फाइव इंटू टू माइनस नाइन। अब टू इंटू टू स्क्वायर क्या हो गया, ये भी टू का क्यूब, एट माइनस एट जीरो हो गया। अब ये क्या हो गया, फाइव टू द टेन माइनस नाइन, ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, वन आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें, ये जो है इसका आप लोग खुद सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, खुद सॉल्व करेंगे। अगर लिटरली कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है, आंसर इसका कमेंट करेंगे, कमेंट आंसर इसका एग्जाम्पल वन का, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आया है तो फिर बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। ऐसे हमने समझा दिया, इसको भी होमवर्क दे सकता हूँ लेकिन मैं कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है, कहीं ज़्यादा लोड ना हो जाए। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम आ रहा है तो सी सेट में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये क्या रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फोर। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये सब जो है एन सी आर टी एक क्लास नाइन्थ में, क्लास नाइन्थ का कॉन्सेप्ट है, क्लास नाइन्थ। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल मैंने इसे खुद फ्रेम किया, ठीक है।
तो ये एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा उसमें। तो ये अगर यूपीएससी पूछ ले, इसको अगर यूपीएससी में आता है तो कोई नई बात नहीं होगी, यूपीएससी इसको पूछ सकते हैं क्योंकि ये 9th क्लास का पार्ट है। ठीक है, तो ये बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता है मतलब मैंने देखी है, नोट्स काफ़ी देखी है, लेकिन पॉलिनोमियल का बहुत कम में दिया हुआ है। तो इसमें जो है मतलब इस पर फोकस करना है एक ज़रूरी, मतलब ये है रिमाइंडर थ्योरम है, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट रिमाइंडर से पता होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा जब एक्स किससे डिवाइड किया था, एक्स प्लस वन से। तो यहाँ से एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो रखिए, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब एफ माइनस वन की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकालना है, एफ माइनस वन की। तो ये क्या होगा, माइनस वन का क्यूब, ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस फोर। और माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस वन होगा, माइनस टू इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, और प्लस वन इंटू टू कितना, टू हो गया, प्लस माइनस वन कितना, माइनस वन, और प्लस कितना हो गया, फोर। ठीक है, अब देखिए ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर प्लस फोर, ये क्या हो गया, इसका आंसर जीरो हो गया। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर जीरो आए, एक मतलब एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ से, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, पुराना वाला ही है। तो रिमाइंडर इज जीरो व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, दिस मीन्स दिस मीन्स दैट गिवन एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन या गिवन, हाँ एक्सप्रेशन ही कह सकते हैं। ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन इन दिस केस दैट इज, इस केस में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए गिवन पॉलिनोमियल। इसको इनडायरेक्टली भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगा कि सपोज अगर ये पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फोर। ठीक है, ये पूछ लिया कि इफ, क्वेश्चन देगा कि इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ इसका एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस फोर, देन द वैल्यू ऑफ के, देन द वैल्यू ऑफ के विल बी, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। इस टाइप क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इफ एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो मैंने बताया जब फैक्टर होगा तो एक्स इक्वल टू इसमें वन पुट करेंगे, ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अभी हमने देखा कि जो है रिमाइंडर क्या आ रहा था इसमें, जीरो। जब भी रिमाइंडर जीरो आएगा मतलब क्या, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए एफ वन क्या होगा, एफ वन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया वन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस के इंटू वन, ठीक है, प्लस फोर, ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो को इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ से वन प्लस के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर के प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से के इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हमने एग्जाम्पल भी कराया है इस टाइप का। तो ये समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। कह रहा है कि इफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस वन लीव्स रिमाइंडर फाइव व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, देन द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, कह रहा है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं एक्स माइनस वन से, रिमाइंडर कितना आता है, फाइव आता है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ है कि एफ वन जो है ये कितना आएगा, ये हमारे पास फाइव आएगा। तो इस एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन क्या दिया हमारे पास, फाइव। यही तो रिमाइंडर होता है कि ये वन पुट करेंगे, जो बचे आता है वही रिमाइंडर हो जाता है। एफ वन फाइव दिया हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, एक्स क्यूब मतलब वन का क्यूब, ठीक है, प्लस के इंटू एक्स मतलब के इंटू वन प्लस वन इसकल टू क्या हो गया, फाइव। ये वन प्लस के प्लस वन इजिकल टू फाइव, देयरफॉर के प्लस टू इजिकल टू फाइव। तो यहाँ से के क्या आ गया, के इजिकल टू फाइव माइनस टू इजिकल टू क्या आ गया हमारे पास, थ्री हो गया। ठीक है, तो इसमें के की वैल्यू क्या हो जाएगी,
3 हो जाएगी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी में आया नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस के एक्स प्लस 4 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x माइनस 2। हमने अभी बताया है जस्ट। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई होगा, उसका इसका मतलब क्या होगा, F2 जो होगा, ये क्या होगा, F2 क्या होगा, ये 0 होगा। ठीक है, आप लोग के वैल्यू निकाल के कमेंट आंसर कमेंट करेंगे, कमेंट आंसर, कमेंट आंसर जिसका भी आंसर हो, जैसे एग्जाम्पल 4 तो वहाँ पे मेंशन कर दिया एग्जाम्पल 4 आंसर दिस, मतलब जो भी होगा। ठीक है, आप लोग निकालिएगा इसको, तभी तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं या फिर जो है ऐसे ही देख के आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक, हाँ। अब देखिए, रिमाइंडर में हम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड था। पॉलिनोमियल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा रिमाइंडर में, अगर वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका क्वेश्चन वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अभी हमने देखा था स्टार्टिंग में कि जैसे हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, फिर से कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए क्या ले लें हम, ठीक है, 46 ले लेते हैं। 46 में आप डिवाइड करिए 5 से। ठीक है, तो 5 9 से कितना हो गया, 45। यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हमने इसको क्या बोला था, ये बोला था कि इसको बोलते हैं क्वोशंट। तो क्वोशंट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, क्यू से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। चलो ठीक, हम नंबर को एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये क्या था, डिवाइजर था, डिविजर था जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से। ये रिमाइंडर है जिसको मैं करूंगा किससे रिप्रेजेंट, आर से। तो हमने क्या देखा था, हमने वहां पे देखा था कि जो वो होता है डिवाइजर, जो क्या होता है, नंबर जो होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको एक फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। डिविडेंड एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा नंबर दिया होता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एन हो गया। ये डिवाइजर को मैं कैसे लिखता हूँ, डी लिखता हूँ, क्वोशंट के लिखता हूँ क्यू लिखता हूँ, प्लस इसको रिमाइंडर के लिखता हूँ आर लिखता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या हो गया, एक एक स्पेशल फार्मूला टाइप में बन गया। ठीक है, कि नंबर इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, हम यहाँ से एक चीज़ डिराइव करेंगे। मैंने इसको क्या लिखा, इसके पीछे एक पर्पज़ है लिखने का। ठीक है, तो अगर मैं डिविडेंड में एन से मल्टीप्लाई कर दूँ किसी भी नंबर से, अगर मैं डिविडेंड में एन से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब एन एन इंटू एन। ठीक है, मतलब एन टाइम्स कर दूँ, 3 टाइम्स भी हो सकता है, 4 टाइम्स भी, 5 टाइम्स भी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इधर भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन टाइम्स डिविडेंड, एन टाइम्स डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस एन टाइम्स रिमाइंडर। ये लिख सकते हैं इसको। अगर ये भी नहीं समझ में आया हो तो जस्ट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि 15 इज इक्वल टू है 3 इंटू 4 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3 है। तो अगर मैं इसमें सपोज इधर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये पूरे एक्सप्रेशन में क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन में 5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 इंटू 15 लिखता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। अब देखिए दोनों साइड बराबर आएगा, ये कितना आएगा, ये हो गया 60 प्लस कितना 15, इधर 75 हो गया, इधर भी क्या हो गया 75 हो गया। तो यहाँ से हेंस प्रूफ हो गया कि हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एन टाइम्स ऑफ एनी नंबर, अगर मैं एन मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जो डिविडेंड है, जो डिवाइजर है, इसमें किससे मल्टीप्लाई होता है, एन से मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन में भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन को
सेम रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइजर में भी एन से मल्टीप्लाई हो जाता है और रिमाइंडर में भी एन से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज़ होगा? अभी ऐसे तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होगी समझने में। इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन में बताता हूँ। जैसे सपोज मैं एक एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ। सपोज एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मान लीजिए कि इफ़ ए नंबर, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इफ़ ए नंबर आफ्टर डिवाइडिंग आफ्टर डिवाइडिंग बाई, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। बाई 6, ठीक है, गिव्स ए रिमाइंडर, गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ सपोज 2, ठीक है, रिमाइंडर ऑफ 2। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, द रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन, ठीक है, व्हेन टू टाइम्स ऑफ द नंबर, व्हेन टू टाइम्स of the same number, of the same number is divided by 6, is divided by 6। क्वेश्चन समझ में आया? कि अगर कोई नंबर है, हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है। तो अगर हम उस नंबर का डबल कर दें तो उस केस में रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए ये कह रहे कि, अब देखिए ये क्या था, कोई नंबर है, नंबर हमको नहीं पता क्या है, ये नंबर हम n मान लिया, ठीक है। यार इसको जब 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई p टाइम गया होगा, तो n क्या आ गया यहाँ से, n इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू पी प्लस 2, ठीक है। मतलब क्वॉशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, क्या लिख सकता हूँ 6 इंटू पी प्लस 2, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब 2 टाइम्स ऑफ द नंबर डिवाइड, तो मतलब जब ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2n जब हो जाएगा इधर, तो ये इधर भी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 6 इंटू पी, 2 टाइम्स 6 इंटू पी प्लस 2, इसका भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा। तो अब ये इधर ये ट्वाइस ऑफ द नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 6, 6 इंटू पी मतलब 6p प्लस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको अगर मैं किससे डिवाइड करूँ, अब इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, इसको मैं अगर 6 से डिवाइड करूँ तो ये तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा ना 6 से, क्योंकि इसमें 6p आ रहा है। तो इसको मैं क्या, ये 6 दूनी 12p हो गया, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ ना, 6 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो गया 2p, ये क्या बच गया बाहर हमारे पास, 4 बच गया, ठीक है। तो 4 एक्चुअली क्या है, 4 एक्चुअली ये 2 इंटू 2 है, रिमाइंडर का 2 टाइम्स हो गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि मैंने जब रिमाइंडर का, जब मैंने नंबर का 2 टाइम्स किया, जब नंबर का मैंने 2 टाइम्स किया तो रिमाइंडर भी ऑटोमेटिकली कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। अगर इसी में कहता हूँ कि, अगर मैं इसी में कहता कि 3 टाइम्स ऑफ द नंबर, अगर मैं 3n कहता है ऑफ द डिवाइड बाई सेम, तो रिमाइंडर इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें जो है 3 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। 3 टाइम्स ये 6p प्लस 3 टाइम्स क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाता, यहाँ से आ जाता, अगर मैं 3 कॉमन लेता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाता 6p प्लस 2, ये कंप्लीट हो जाता है ना। तो इस केस में रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि ये रिमाइंडर में क्या 3 इंटू 2, ये क्या होगा 6। अब जब भी हम 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अभी आगे और कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहरहाल यहाँ कहने का मतलब ये था कि जब भी किसी नंबर में
किसी नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं, किसी नंबर में दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिमाइंडर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जस्ट रिमाइंडर में ही आपको डिवाइड करके चेक करना है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये देखिए इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, द रिमाइंडर इज 3। व्हाट रिमाइंडर, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n+5 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको देखिए मैं दो मेथड से करूँगा, ठीक है। पहले क्या करें, व्हेन ए नंबर n इज डिवाइडेड बाय 7, तो हमने n लिया, इसको किससे डिवाइड किया, 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी आया, मान लीजिए p आया, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इसमें n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n को मैं लिख सकता हूँ n = 7p+3, करेक्ट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कह रहे व्हेन 3n+5 ही डिवाइड बाय 7। अब 3n क्या होगा, 3n क्या होगा, मतलब इस नंबर का 3 टाइम्स, 3 × 7p+3, ठीक है। अब 3n+5 क्या होगा, इसमें +5 और ऐड कर देंगे हम, ठीक है, यही तो होगा 3n+5। ये क्या हो गया, 21p प्लस 3 3 = 9 प्लस कितना 5 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 21p प्लस 9 5 कितना हो गया 14, ठीक है। अब कह रहे इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 7 से डिवाइड करने का मतलब ये है कि इसमें 7 अगर मैं कॉमन लूँ तो ये क्या बच जाएगा, ये होएगा 3p+2। ये कंप्लीट डिविजिबल है, यहाँ पे तो कुछ अलग बच नहीं रहा है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ जाएगा, इस केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो ये मेथड आ जाएगा, इस मेथड से आ जाएगा। तो दूसरा मेथड ये है, क्या है कि रिमाइंडर जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है, ठीक है। तो कह रहे 3n+5 में करेंगे, सीधा रिमाइंडर में खाली मल्टीप्लाई कर दिए, 3 टाइम्स कितना रिमाइंडर है इसमें, 3 प्लस कितना है 5, ठीक है। ये हमने रिमाइंडर में जस्ट मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि जितने टाइम्स नंबर होगा उतने टाइम्स ही रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया, 3 3 = 9 प्लस 5 कितना 14। जब 14 में आप 7 से डिवाइड करेंगे, जब 14 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, 0 आएगा। ये चीज़ समझ में आई। और क्लियर करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए when a number n is divided by 8, the remainder is 5। what is the remainder when 3n-5 is divided by 8। इसमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी तक हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ होगा तो हम इसमें क्लियर कर देंगे, ठीक है। कह रहे कि एक नंबर n है, n एक नंबर है, इसमें किससे डिवाइड किया जाता है, 8 से किया जाता है, ठीक है। सपोज यहाँ p मान लीजिए, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 5 आता है। तो मैं नंबर को क्या लिख सकता हूँ, नंबर को लिख सकता हूँ नंबर = 8 टाइम्स इंटू क्वोशेंट, ठीक है। पी क्यू मानना चाहिए था, कोई बात नहीं, 8p+5 लिख सकता हूँ। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3n-5। ये मैं मेथड 1 डिस्कस कर रहा हूँ, मेथड 1। इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट भी जस्ट बताया था, अभी इसमें और इलोबरेट करेंगे। तो 3n-5 क्या होगा, तो 3n क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा 3 टाइम्स 8p+5, ठीक है। तो 3n-5 है, तो 3n-5 कर देंगे हम यहाँ पे -5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3n-5 के बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 24p प्लस 3 5 15, इधर -5 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आ गया 24p, 15 - 5 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया 3n-5 के। अब कह रहे हैं कि जब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या 10, ये तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्या ये 10 है कम्प्लीट डिविजिबल, 10 नहीं है। अब इसमें से जो भी डिविजिबल हम उसको सेपरेट कर लेंगे। 24p, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 को 8 + 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब जब मैं 8 से डिवाइड 8 कॉमन लूंगा या 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3p, 8 3 = 24 प्लस 8 1 = 8, 1 आ गया। अब बाहर क्या बच गया हमारे पास 2। अब ये जो बाहर बच जाता है यही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ये क्या होगा, ये रिमाइंडर हो गया। पिछले लास्ट क्लास, लास्ट उसमें हमने क्या देखा था कि यहाँ पे बाहर क्या बच रहा था, यहाँ पे बाहर 0 बच रहा था, क्योंकि पूरा पूरा कॉमन आ जा रहा था। जब पूरा कॉमन आ जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में बाहर जो है 2 बच जा रहा है, ठीक है।
टू एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो जो एक्स्ट्रा होगा वही क्या होगा, रिमाइंडर। इस केस में क्या होगा, रिमाइंडर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड शॉर्टकट बताते हैं इसका। अभी मैंने बताया था ना शॉर्टकट एग्जाम में आएगा कैसे करेंगे, तो ये शॉर्टकट कैसे होगा। मैंने बताया कि जस्ट जो रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर 5 है। ठीक है, तो पहले केस में रिमाइंडर कितना 5 आ रहा है, ये जब कह रहा है 3n-5। अब जो रिमाइंडर उसके यहाँ पे रख दीजिए, 3n-5 कह रहा है ना, तो n के यहाँ पे रिमाइंडर रख दीजिए यहाँ पे। तो 3 इंटू रिमाइंडर पहले केस में क्या आया था, 5 आया था, तो 3n में कितना, 3 इंटू 5 - 5 कितना आ गया, 15 - 5 कितना आ गया, 10। अब इस 10 में किससे डिवाइड करिए, 8 से डिवाइड करिए। ठीक है, तो 10/8 करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट नंबर में रिमाइंडर की वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद जो है गिवन नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, आंसर तब भी सेम आएगा। समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करें। ठीक है, अब देखिए, वैसे मुझे ये क्वेश्चन आपको देना चाहिए, लेकिन फिर भी मोर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए फिर भी इसको भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 5, द रिमाइंडर इज 2। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4n+3 डिवाइडेड बाई 5। जस्ट मैंने अभी क्या बताया है, शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा कि रिमाइंडर कितना है, 2 आया है। पूछा क्या, 4n+3 में को जब डिवाइड किया जाए तो n की यहाँ पे क्या रख दिया, रिमाइंडर रख दिया, 4 × 2 + 3 कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, पूरे नंबर की जगह पे बस हमको रिमाइंडर का ही उतना टाइम्स कर देना है। ठीक है, 11 में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 × 2 = 10, ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 1 आ गया। ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो मैं बताइएगा, तो ये ऐसे कमेंट कैसे करना है, कि जैसे कि आंसर ऑफ एग्जाम्पल 9। ठीक है, एग्जाम्पल 9 वैल्यू पुट करिएगा, ABCD नहीं, 0 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जो भी आया इसमें कमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस पे भी जो मैंने बताया था। लेकिन देखते हैं क्या, अगर समझ में आया होगा तो आप लोग सही करेंगे, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, फिर समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसको मैं करा दे रहा हूँ, हो सकता है कि जो है, मतलब या तो ये एग्जाम्पल होमवर्क देता या तो वो वाला होमवर्क देता, यही वाला, मतलब ये क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 5। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n³ इज डिवाइडेड बाय 6। n³ का है तो n के यहाँ पे क्या रख दीजिए, आप रिमाइंडर रख दीजिए। n की यहाँ पे क्या रख दिया, रिमाइंडर। तो 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। अब 125 में 6 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्या रिमाइंडर बच गया, 5। इजी है, ये ट्रिक यूज़ करेंगे तो विद इन सेकेंड जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए कि अगर ट्रिक भूल गए तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट भी कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे होगा, ए नंबर n व्हेन डिवाइड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर 5। कह रहा है कि n है, n को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मान लीजिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आता है इसका, 5 आता है। ठीक है, तो n को मैं क्या ले सकता हूँ, n को मैं ले सकता हूँ 6³ + 5। ठीक है, अब n³ पूछा है तो n³ क्या हो जाएगा, इसका क्यूब, ये होगा इसका क्यूब। ठीक है, इसमें लंबा चौड़ा फार्मूला लगेगा, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। हम जानते हैं a + b होल का क्यूब क्या होता है, a + b का क्यूब क्या होता है, ये होता है a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, ये होता है। ये फार्मूला फॉलो कीजिए, तो ये क्या होगा, 6³ इसका क्यूब +5 का क्यूब +3 × 6³ × 5 ब्रैकेट में कितना, 6³ + 5। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, 6 6 36 216 क्यू का क्यू प्लस 125, ठीक है, और प्लस जो है 5 3 15 6 90 क्यू, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ये है 6 क्यू प्लस 5, ठीक है। तो हम इसको सेपरेट लिख लेते हैं, 216 क्यू का क्यूब प्लस 90 क्यू, 6 क्यू प्लस 5 प्लस 125, ठीक है। किससे डिवाइड किया जा रहा है इसको, किससे किया जा रहा है, 6 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब हम 6 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब 6 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। अच्छा अब देखिए 125 को मैं क्या ले सकता हूँ फर्दर, अब इसमें पूरे में से 6 कॉमन लेने की कोशिश कीजिए, इसको मैं फर्दर एक स्टेप और लिख रहा हूँ, 216 क्यू का क्यूब प्लस 90 क्यू, ठीक है, 6 क्यू प्लस 5 प्लस इसको मैं ले सकता हूँ 120 प्लस 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब 6 कॉमन लीजिए आप, तो ये क्या होगा 36 क्यू का क्यूब प्लस 15 क्यू, 15 छक्का 90, ठीक है, 6 क्यू प्लस 5 प्लस कितना 20, ये लास्ट में 5 हमारे पास बच जा रहा है। अब जो लास्ट में बचता है वही क्या होता है, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है, ये जो चूंकि 6 मल्टीपुल है, 6 बाहर कॉमन लिया तो ये डिविजिबल होगा, 6 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, 6 से तभी 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारे पास क्या 5 बचा, यही क्या हो गया रिमाइंडर हो गया, ठीक है। हमने देखा कि जब हम कॉन्सेप्ट से गए तो कितना बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, जब शॉर्ट ट्रिक से गए तो सीधा वो करके निकल गया, ठीक है। अगर भूल जाएगा ये वाला शॉर्टकट तो मेथड फॉलो करना है, नहीं भूलेगा तो आप विद इन 2 सेकंड निकाल सकते हैं, 2 सेकंड नहीं तभी 4 5 सेकंड लग जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 237 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भी लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा जो है इसको फिर से कनेक्ट किया मैंने, तो फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि इफ 237 गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाई a certain natural number n, what is the remainder when 1185 is divided by 5n assuming quotient in both cases same, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है कि 237 में जब हम, कह रहा है कि 237 में जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, नहीं नहीं किसी किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, सॉरी, रिमाइंडर 7 आता है when डिवाइड बाई सर्टेन सर्टेन नेचुरल नंबर n, जब हम किसी n से डिवाइड करते हैं, किसे डिवाइड करते हैं n से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 7 आता है, ठीक है। तो मान लेते हैं q टाइम्स गया होगा, तो नंबर क्या हो गया हमारे पास 237 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 237 को लिख सकता हूँ n टाइम्स q प्लस r, ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि 1185 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे 5n से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस नंबर में कोई रिलेशन है एग्जिस्ट करता, अभी हमने जस्ट देखा था इंटू 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1185 आता है, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो सीधा इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो कि रिमाइंडर में भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँ ना तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना 5 टाइम्स n टाइम्स q प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 5n इंटू क्यू प्लस 5r प्लस क्या हो गया 5r, इसका मतलब ये हुआ रिमाइंडर कितने टाइम्स हो जा रहा है 5 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसमें 7 रिमाइंडर था, इस केस में कितना आएगा 5 इंटू 7, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 35 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया, ये शॉर्टकट मेथड है, ये क्या है ये शॉर्टकट है। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मैं जाऊँ, मतलब कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँ तब कैसे होगा, तो कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँ अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का, तो देखिए कैसे कैसे होगा। क्या है कि 237 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 237 को मैं ले सकता हूँ एन क्यू प्लस आर लिख सकता हूँ, ठीक है। अब कह रहा है कि जब 237 में किसे डिवाइड किया गया
237 में जब डिवाइड किया गया 5n से, कैसे डिवाइड किया गया 5n से, ठीक है। तो इस केस में क्या आएगा, क्वेश्चन रिमेन सेम, यहाँ भी क्यों आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर पूछा है कि ये आर क्या है, ये क्या होगा, R1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 237 नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1185 है, यहाँ पे क्या है 1185 है। तो अब मैं यहाँ से 1185 क्या ले सकता हूँ, 1185 को लिख सकता हूँ 1185 इक्वल टू 5n इंटू क्यू प्लस आर डैश, ठीक है, आर डैश ही माना मैंने। अब यहाँ से देखिए कि 1185, ये इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, 1185 इक्वल टू 5n क्यू प्लस आर डैश हमको निकालना है, क्या आया है, ठीक है। तो एन क्यू की वैल्यू ऊपर से हम देखते हैं क्या आती है, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया था, 7 आया था। तो मैं पहली इक्वेशन को लिख सकता हूँ 237 इज इक्वल टू एन क्यू प्लस रिमाइंडर कितना आया था इस केस में 7 आया था, ठीक है। तो यहाँ से एन क्यू क्या आ जाएगा, एन क्यू आ जाएगा 237 माइनस 7 इज इक्वल टू 230, ठीक है। तो एन क्यू इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 230। अब इसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर दीजिए, ठीक है। इक्वेशन सेकंड पुट करेंगे क्या होगा, 1185 इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू एन क्यू क्या है 230 है, प्लस आर डैश, हमको यही निकालना है आर डैश क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 1185 इज इक्वल टू 0 1150 प्लस आर डैश। तो यहाँ से आर डैश क्या आ गया, आर डैश आ गया 1185 माइनस 1150, ये कितना आ गया 35, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट से हम जाएँ तो कॉन्सेप्ट से इसको इस वे में कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और पहले वाला अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो देखते हैं 5 टाइम्स हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर में भी 5 टाइम्स हो रहा है और क्वेश्चन में भी 5 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब सीधा रिमाइंडर में 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया डन, इसमें आंसर क्या हो जाएगा 35। नेक्स्ट अब देखिए, हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 360 आर पॉसिबल सच दैट रिमाइंडर्स आर 0, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 360 में का कितना डिविजर्स पॉसिबल होगा ताकि रिमाइंडर क्या है 0 आए। तो मैं लिख सकता हूँ ना 360 इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस 0, या फिर मैं लिख सकता हूँ डी इंटू क्यू इक्वल टू क्या 360। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी और क्यू क्या है, फैक्टर्स ऑफ 360 हैं, जितने मतलब डिविजर क्या होगा, मतलब डी इंटू क्यू, ये रिमाइंडर 0 कब आएगा, रिमाइंडर 0 तब आएगा जब इसके फैक्टर से हम डिवाइड करें। तो डी इंटू क्यू क्या है, ये एक्चुअली ये फैक्टर्स ऑफ 360 है। तो टोटल 360 के हम फैक्टर्स निकाले, 360 को फैक्टराइज करिए 2 से 180, ठीक है, और 2 से 90, फिर 2 से कितना 45, फिर 3 से कितना 15, ठीक है, फिर 3 से कितना 5। ये चीज़ समझ में आ रही है। रिमाइंडर 0 कब होगा, रिमाइंडर 0 तब होगा जब हम 360 के फैक्टर से इसमें डिवाइड करें। फैक्टर क्या होता है कि जो नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। तो यहाँ से डी इंटू क्यू 360 आ गया, तो जो जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वही तो पॉसिबल पेयर बनेगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेंगे, वही नंबर ऑफ वो होगा ताकि रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 360 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो जाएंगे जो रिमाइंडर 0 देंगे, तो टोटल फैक्टर्स जो हो जाएंगे, ये मैंने बताया था कि a+1 b+1 c+1 मतलब 3+1। ये कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2+1 और 1+1, ये कितना हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया 24। तो ऐसे टोटल 24 नंबर्स होंगे जिनको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है।
जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं इसी का एग्जाम्पल फर्दर एलोबरेट कर रहा हूँ। 360 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 4 8 × 5 = 40, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 12 हो जाएगा। इस टाइप से कितने टोटल फैक्टर आएंगे, 24 फैक्टर्स आएंगे। तो देखिए 1 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर जीरो आएगा, 2 से करेंगे तभी रिमाइंडर जीरो आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तभी रिमाइंडर जीरो, 4 से करेंगे रिमाइंडर जीरो, 5 से करेंगे तभी रिमाइंडर जीरो, 6 से करेंगे रिमाइंडर जीरो। इसमें हम किसी भी फैक्टर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो टोटल कितने फैक्टर्स इसके हैं, 24। तो इसलिए टोटल 24 नंबर्स ऐसे होंगे कि जिनसे हम 360 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमारे पास जीरो आएगा। टोटल क्या होगा, 24 हो गया। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है यूपीएससी में इस टाइप से, ठीक। अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसको। हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 72 इज पॉसिबल सच दैट रिमाइंडर इज 4। अब इसमें रिमाइंडर 4 कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आता है कि हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 72 इज पॉसिबल। तो देखिए, तो हम 72 के टोटल फैक्टर्स निकालेंगे। इस केस में क्या करेंगे, तो अब देखिए ये 72 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 72 इज इक्वल टू D × Q प्लस रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो 72 के टोटल फैक्टर्स निकालिए। तो 72 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास टोटल, 2 से 36, ठीक है, 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू 2 + 1। ये कितना हो गया, 4 × 3। कितना टोटल फैक्टर हो गए, 12 हो गए। लेकिन ये 12 फैक्टर्स जब हम मतलब इस किसी से भी डिवाइड करेंगे 72 में, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर जीरो आएगा, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 72 के जो है फैक्टर्स, हाँ, तो इस केस में जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 72 आर पॉसिबल सच दैट रिमाइंडर इज 4, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं 72 को क्या लिख सकता हूँ, D × Q + 4। तो यहाँ से देखिए D × Q क्या आ जाएगा, D × Q क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 - 4 इक्वल टू कितना हो गया, 68। इसका मतलब ये होगा कि 68 जो होगा वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें इस केस में क्या करेंगे, हम फैक्टर ऑफ 68 निकालेंगे। क्या करेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 68 निकालेंगे। तो टोटल 68 कैसे फैक्टर निकलेगा, 68 है, इसको जो है आप डिवाइड करिए किससे, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 34, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे ये कितना आएगा हमारे पास, 17 आ गया, ठीक है। इसके टोटल फैक्टर्स कितने हो गए, तो टोटल फैक्टर्स जो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 17 की पावर 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 और 1 + 1, ये कितना होगा, टोटल 6 फैक्टर्स हो गए। अच्छा, तो क्या अगर जो है हम क्या करते हैं कि इसके जो भी फैक्टर्स होंगे जो <<4 होंगे, वो कभी रिमाइंडर 4 देंगे, कभी रिमाइंडर 4 नहीं देंगे। तो इसके टोटल फैक्टर्स देखते हैं, इसके 68 के। तो 68 के ऐसे फैक्टर्स जो <4 हैं, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, और 4 हो गया, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद जो है इसमें क्या आएगा, 17
ठीक है। 17 के बाद 34, 34 के बाद कितना 68, टोटल 6 फैक्टर होंगे। तो इसमें जो है क्या 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या कभी रिमाइंडर 4 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। 1 से रिमाइंडर, क्योंकि जो रिमाइंडर होगा ये डिविजर से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। 2 से भी करेंगे तभी रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता, 4 से करेंगे तभी रिमाइंडर 4 नहीं आ सकता। तो इसमें ऐसे नंबर्स जो रिमाइंडर्स जो होंगे, जो रिमाइंडर्स जो लेस एंड इक्वल देन 4 होंगे, ठीक है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो विल नॉट गिव, विल नॉट गिव रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 4। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए इसके 6। ये 3 तो रिमाइंडर 4 दे नहीं सकते, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 माइनस ये इंक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, 6 माइनस 3, टोटल कितना आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है। इसका शायद ऑप्शन मैंने गलत फ्रेम कर दिया है। ठीक है, वो 72 को लेके फ्रेम कर दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या था डी इंटू क्यू, डी इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, डी इंटू क्यू, एक मिनट, ये था 72 इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस 4। ठीक है। अब देखिए आप किसी में भी जो है, मतलब अगर हमें 72 में, अगर मैं 72 में 1 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसका मतलब 1 पॉसिबल नहीं है। 72 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 से डिवाइड करूँ तभी रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है। 72 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ, 72 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है। अब देखिए 72 में मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, अब क्या है 17 से, 72 में 17 से डिवाइड करेंगे हम, तो 17 4 का कितना हो गया 68, रिमाइंडर कितना आ गया 4। ठीक है, रिमाइंडर 4 आना चाहिए, यही तो बोला था क्वेश्चन में कि सच दैट रिमाइंडर इज 4। ठीक है, इस केस में आ गया 4। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या 17 के बाद क्या है 34 है। तो अगर मैं 72 में 34 से डिवाइड करूँ तो 34 टू द 68, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, इस केस में भी 4 रिमाइंडर आ गया। और अगर मैं 72 में लास्ट में हमारे पास क्या था 68 था, 68 से डिवाइड 68 मतलब 68, इस केस में रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया। तो खाली 3 वैल्यू ही हमको क्या दे रही है, रिमाइंडर 4 दे रही है। ठीक है, 3 वैल्यू कौन कौन सी दे रही है, 17 दे रही है, 34 दे रही है और 68 दे रही है। इसीलिए जो टोटल पॉसिबल हो जाएगा, टोटल टोटल वैल्यू जो हो जाएगी, टोटल पॉसिबल नंबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या क्या हो गया हमारे पास 17 हो गए, 34 हो गए और 68 हो गए। इस केस में करना क्या है, तो वही जैसे हमने लिखा था कि डी क्यू, ये 72 इज इक्वल टू डी क्यू प्लस 4 था। ठीक है, तो यहाँ से डी क्यू निकालना है, डी क्यू क्या आ जाएगा 72 माइनस 4, ये कितना आ गया 68। ठीक, अब 68 के टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, इसके इसके निकालेंगे टोटल फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स निकालेंगे, जितना आएगा उस फैक्टर्स में से माइनस क्या करेंगे, माइनस फैक्टर्स अप टू रिमाइंडर, ऐसे फैक्टर जो टू रिमाइंडर तक, जैसे इस केस में मैंने क्या किया था 1 किया था, 2 किया था, 4 किया था, ये तीनों फैक्टर को माइनस किया था। टोटल कितने फैक्टर आए थे 6 आए थे, तो 6 माइनस 3 मैंने कर दिया था, क्योंकि 3 तो कभी रिमाइंडर देंगे नहीं। तो इस केस में आंसर क्या आ गया था हमारे पास 3 आ गया था। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद। ये देखिए यूपीएससी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स रिमाइंडर ऑफ 31 व्हेन 1186 इज डिवाइडेड बाय दीज नेचुरल नंबर्स।
इसका मतलब ये कह रहा है कि 1186 को जब हम डिवाइड करते हैं किसी नेचुरल नंबर से, मतलब डी इंटू क्यू, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो यहाँ से डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू आ जाएगा 1186 माइनस 31, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5511। तो इस केस में क्या होगा कि अब 1155 के हम क्या निकालेंगे, सेम जैसे पिछला किया था, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, इसके टोटल क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 1155 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 से जाएगा, 3 3 9, 2 3 8 24, 3 5 15, ठीक है। अब 5 से, तो 5 1 5 7 35, और 3 5 7 35। अब किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 11 हो गया। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए 3 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएगा, सब में पावर 1 1 है, सब में 1 + 1 ऐड कर दिए, तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। ये कितना हो गया, 16। ये तो टोटल फैक्टर्स आ गए ना, टोटल फैक्टर्स आ गए। लेकिन कह रहा है कि रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए। तो 31 से छोटा जो भी फैक्टर है सब इसमें से माइनस कर देंगे। अब 1155 के क्या क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, 1 तो सब में होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 × 5 मल्टीप्लाई कर दी, कितना आएगा, 15 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नहीं 7 भी है, 7 भी आएगा और 11 भी आएगा, ठीक है। तो 1 3 5 7 11, ये हो गया। और क्या नंबर बनेगा, उसके बाद 21, 7 3 से 21 आएगा। उसके बाद, उसके बाद जो है 35, 7 5 से 35। उसके बाद 11 5 द 55। तो हमको इस सब से मतलब नहीं, ये सब बड़ा है। अब हमको देखना है कि जो है 31 से स्मॉलर कौन सा है, स्मॉलर या लेस देन, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन 31, ठीक है। तो स्मॉलर देन 31 इसमें कौन कौन सा नंबर है, कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, स्मॉल। 6 नहीं, यहाँ पे 5 भी होगा ना, यहाँ पे 5 भी होगा, 1 3 5 7 11 15। तो यहाँ पे कितना नंबर है, एक नंबर और है, कितना, टोटल 7 नंबर ऐसे हैं जो किससे कम है, जो 31 से कम है। तो टोटल फैक्टर कितना था, टोटल फैक्टर हमारे पास 16 था, 16 था। 16 माइनस ऐसे नंबर जो मतलब रिमाइंडर से क्या है, स्मॉलर है, वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये कभी 31, अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो कभी रिमाइंडर 31 नहीं आएगा, ठीक है। तो टोटल ऐसे कितने नंबर है, 7 है, तो 16 - 7 कितना आ गया आंसर हमारे पास, 9 आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल है। रिमाइंडर निकाल, वो डी इंटू क्यू प्लस 31 इक्वल टू 1186, माइनस करेंगे 1155, इसको फैक्टराइज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे इसका। और उसके बाद ऐसे फैक्टर्स जो मतलब रिमाइंडर से कम है या इक्वल है उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे कि टोटल नंबर जो हो जाएगा, टोटल नंबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ डी क्यू। डी क्यू मतलब, डी क्यू मतलब नंबर माइनस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इसमें से क्या माइनस करेंगे, माइनस फैक्टर्स, ठीक है, लेस इक्वल देन रिमाइंडर तक, जितने नंबर ऐसे हैं वो माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए बेसिक था कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर।
नेक्स्ट टॉपिक जो है थोड़ा एडवांस लेवल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे जो नेक्स्ट है, मतलब पार्ट 2 जो आएगा इसका, नेक्स्ट पार्ट 2 जो होगा इसमें हम देखेंगे पावर, देखेंगे कि पावर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। जैसे 3 की पावर 2019/10 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन का होगा, ढेर लंबा मल्टीप्लिकेशन दिया होगा, 1 × 3 × 5 × 9 इस अप टू डिवाइड बाई कुछ भी दिया होगा, 375 या 100 या 100 दिया होगा, तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। या फैक्टोरियल होगा, फैक्टोरियल 50 प्लस फैक्टोरियल 39 139, ठीक है, डिवाइड बाई समथिंग दे दिया, सपोज 8 दे दिया है या फिर फैक्टोरियल 8 दे दिया है, इससे का रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे कौन सा, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव रिमाइंडर, निगेटिव रिमाइंडर भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक टॉपिक और है, ये फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट थ्योरम ये ट्रिक है, ठीक है, इससे आप क्वेश्चन देख के फॉरन आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।